बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जीएमएस रोड स्थित होटल में उत्तराखंड के व्यंजनों और खान पान पर आधारित फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद का पोस्टर एवं प्रोमो रिलीज किया। उन्होंने फिल्म को नई पीढ़ी को अपने परंपरागत व्यंजनों, खान पान और संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास बताते हुए कहा कि ये फिल्म महिलाओं के हुनर और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी। हमारे पारंपरिक व्यंजन और संस्कृति को पहचान दिलाने में भी ये फिल्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कहानी केवल एक महिला की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपने संघर्ष से समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज हमारी मातृशक्ति स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इसे पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। कि आज हम एक ऐसी फिल्म के प्रोमो और विमोचन के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने का माध्यम बनने वाली है, बल्कि यहाँ की महिलाओं की शक्ति, यहाँ के हुनर और संकल्प का भी बोध कराने का माध्यम बनेगी। मुझे बताया गया है कि यह फिल्म एक साधारण उत्तराखंड की महिला की कहानी को प्रस्तुत करने वाली फिल्म है, जिसने अपनी मेहनत से, लगन से और अपने पारंपरिक जो हमारे व्यंजन है, जो हमारे यहाँ के खाद्य पदार्थ हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए। एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर अपनी बात दोहराई है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने इसके बाद आगे कहा कि हमारे संविधान में लिखा है कि देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए और इसी क्रम में हमारा देश आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में हम यूसीसी को लागू करेंगे और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान का भी उल्लेख किया और साथ में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो सरकारों को निर्देशित किया गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और देश की ये मूल भावना है। जब देश के संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे उस समय भी इसका प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 44 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उत्तराखंड हमें गौरव है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इसका विधेयक पारित हो गया और जल्दी हमने ये संकल्प लिया है। राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी देते हुए ये बताया। ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री और डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र गैरसैंण के भरांडी शहर स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं।
ताकि जो भी यहाँ से लोग पहुंचे वहाँ पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है। तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। बीजेपी प्रदेश कार्यकारी ने इस सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में शहीद स्मारक स्थल के बाहर लोगों को पौधा वितरण किया गया। साथ ही साथ शहीद स्मारक स्थल में स्थित शहीदों की प्रतिमाओं और परिसर की साफ सफाई की गई। अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस खटीमा क्षेत्र में एक वृक्ष मां के नाम जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें सभी लोगों ने मिलकर के अपना बताओ किया। ये आज हम लोग सब मिलकर के माननीय अटल बिहारी जी जो हमारे भारत रत्न रह चुके हैं, उनका पुण्यतिथि पर फलदार वृक्षों का। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद में विपक्षी पार्टियां से भी चीफ माधवी पुरी बुच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आने वाली 22 तारीख को देश व्यापी ईडी घेराव करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे यहाँ हमारे ही संपत्तियों को कमजोर कर अडानी के द्वारा हमारे संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। ये अब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे उल्टा कर देंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है, इसका हम भारी विरोध कर रहे हैं और 22 तारीख को हम राष्ट्रीय व्यापी ईडी का घेराव करने जा रहे हैं। तरीका है काम करने का। सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे ही बैंक लोन दे रहे, हमारी ही संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहां जहां ईडी के दफ्तर हैं, उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स में पंजीकरण का समय बदल दिया गया है। पंजीकरण अब सुबह 7 से केवल 10 बजे तक होगा। पहले पंजीकरण का समय 11 बजे तक था। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते एम्स प्रशासन ने ये अहम निर्णय लिया है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर संजीव कुमार मित्तल ने बताया कि वेस्ट बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में एम्स के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं, जिसका विपरीत प्रभाव मरीजों पर पड़ रहा है। फिलहाल एम्स के आने वाले मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मरीज के पंजीकरण के टाइम में 1 घंटे की कटौती की गई है। एम्स में पंजीकरण का समय बदल दिया गया है। जो रेप केस चल रहा है कोलकाता के मैटर को लेके, इसका डिसीजन लिया गया है। सुबह 7 से 10 बजे तक का जो समय है वो पंजीकरण का रहेगा। 1 घंटा जो समय है वो गिरा दिया गया है। सुबह 7 से 10 बजे तक का जो समय होगा वो पंजीकरण का होगा। पेशेंट उस दौरान पे पंजीकरण करा सकते हैं। एम्स में पंजीकरण का समय बदला। कोलकाता के बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ हुए रेप और हत्या मामला प्रदेश में तूल पकड़ रहा है। बता दें कि उधम सिंह नगर में 30 जुलाई को एक नर्स गायब हो गई थी,
जिसका शव यूपी में मिला, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें, जिसमें कोलकाता में एक डॉक्टर और उधम सिंह में एक नर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि वो सरकार और अस्पताल से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी मांग पत्र के साथ कल से वहां एक दिन की पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे और अगर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड के गंगोत्री स्थित दयारा बग्याल में बटर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। इस बात को लेकर गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि देश विदेश के पर्यटन बटर फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि दिन प्रतिदिन इसे मक्खन की होली के तौर पर भव्य रूप से खेला जाता है और सभी पशुपालक जब वहां देवी देवताओं को दूध और मक्खन चढ़ाते हैं तो वह एक बेहद श्रद्धामय दृश्य देखने को मिलता है, जिससे ये दिखता है कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए दयारा बुग्याल एक मनमोहक स्थान है। दयारा बुग्याल में जो बटर फेस्टिवल, जिसको अडूडी का त्योहार कहा जाता है, वो बड़े धूमधाम से वर्षों से जो वहाँ के जो पशुपालक थे उसको मनाते थे। बहुत बुग्याल और बहुत दिव्य जो है दृश्य देखने को वहाँ पर मिलता है। देश विदेश के तीर्थाटन जो सैलानी हैं वहाँ पर आते हैं, पर्यटक बहुत उसका जो है लुत्फ उठाते हैं और दिन पर दिन वो बहुत भव्य मक्खन की होली के रूप में उसको खेला जाता है। जब जो है जो दयारा बुग्याल में जो बटर फेस्टिवल, जिसको अडूडी का त्योहार कहा जाता है, वो बड़े धूमधाम से वर्षों से जो वहाँ के जो पशुपालक थे उसको मनाते थे। बहुत बुग्याल और बहुत दिव्य जो है दृश्य देखने को वहाँ पर मिलता है। देश विदेश के तीर्थाटन जो सैलानी हैं वहाँ पर आते हैं, पर्यटक बहुत उसका जो है लुत्फ उठाते हैं और दिन पर दिन वो बहुत भव्य मक्खन की होली के रूप में उसको खेला जाता है। जब जो है जो उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एडीजी और लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि नर्स के साथ हुई घटना बेहद चिंताजनक है। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभिनंदन सम्मान समारोह कार्यक्रम 2024 संकल्प चयनित प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम सीएम धामी ने कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। हजारों हजार हमारे प्रतिभागी अपनी तैयारियां करते हैं। संतोष पाठक जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी एक से एक महानुभाव हैं। अपनी जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। मैं नाम की औपचारिकता में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे हमारे आईएएस अधिकारी भी हैं, आईपीएस भी हैं, वाइस चांसलर हमारी सुरेखा जी हैं, हमने बहुत सारे लोग। हमें किस का नाम लूं? हमारे मेरे भी अभिभावक यहां बैठे हुए और जिनका चयन हुआ है, सच में उनके लिए चयन होने वालों से ज्यादा खुशी जिनको हो रही है। ऐसे सभी हमारे अभिभावक हैं और जिनके नियमित आज हमारे डॉक्टर सलीम जी ने कहा कि जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी चयनित प्रतिभागीगण और जिनका भविष्य में चयन होने वाला है, ऐसे भी बहुत सारे हमारे छात्र और छात्राएं प्रतिभाग करने वाले यहां बैठे हुए हैं।
हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो जिनका सिविल सेवा में आज चयन हुआ है, जिनका हम सब लोगों ने यहाँ पर आज स्वागत किया, सबका अभिनंदन किया, सबका हम लोगों ने उत्साहवर्धन किया है, मैं उन सभी को अपनी तरफ से मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और वास्तव में आज कई बार हमारे जो प्रतिभागी चयनित हुए हैं, पुरुषोत्तम जी वो यही सोचते होंगे कि जब चयन हो जाता है तो काम समाप्त हो जाता है, तब तक जब तक चयन नहीं होता है। लेकिन सच में आज उनका काम चयन होने के बाद उनका काम अब प्रारंभ हुआ है और उनके लिए बहुत ही गौरव भी है, उत्साहवर्धन भी है उनका हर प्रकार से। और साथ में मैं देख रहा था कि अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से सब बातें बोली हैं। उनको अगर ये सफलता मिली है तो इस सफलता में जहां उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, उनके गुरुजनों का है और साथ में बहुत अभिभावकगणों का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में उनको अपनी शुभकामनाएं दी होंगी। उनके प्रति उनके मन में हमेशा कृतज्ञता का भाव है, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से अगर किसी गांव का बेटा या बेटी आगे जाते हैं, किसी मोहल्ले के आगे जाते हैं, तो वो पूरे मोहल्ले के लोग खुश होते हैं, पूरे गांव के लोग खुश होते हैं। फिर किसी शहर से किसी की उपलब्धि मिलती तो शहर के लोग कि हमारे गांव का बेटा है, हमारे गांव की बेटी है, उसने आज यहां पर ये कर दिया, आज उसका यहां चयन हो गया, उसने ये पदक जीत लिया, उसने आज ऐसा कमाल कर दिया। सबकी भावनाएं ऐसे जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो फिर एक परिवार का बेटा या बेटी नहीं रह जाते, वो पूरे समाज के हो जाते हैं। इसलिए आज जिनका हम लोग यहां पर सम्मान कर रहे हैं, जिनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, उनको भविष्य के लिए बधाई दे रहे हैं कि वो आने वाले समय में और अच्छा काम करें, क्योंकि उनके साथ अब हमारे पूरे प्रदेश की, हम सब लोगों की, सबकी भावनाएं और संभावनाएं उनके साथ जुड़ रही हैं। और हमारे लिए बड़ी ये अत्यंत गौरव का क्षण है कि इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करके भारत की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का कार्य आप करने जा रहे हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए आप सभी को और आपके अभिभावकों को भी आपको भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं संकल्प परिवार को बधाई देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस वर्ष की सिविल सेवा में कुल चयनित 1016 में से संकल्प से जुड़कर 646 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वो एक बड़ी संख्या है और मैं भी संकल्प से जुड़ा रहा हूं। आईएएस की तैयारी तो मैंने नहीं करी, लेकिन मैं कभी कभी दिल्ली जाता था तो जब पटेल चौक पर वहां कार्यालय हुआ करता था, मैं उस कार्यालय में जाता था। इसलिए मैं भी अपने आप को संकल्प का विद्यार्थी मानता हूं। मैं उस सेवा में तो नहीं हूं, मैंने उस सेवा में गया, लेकिन जिस सेवा में भी हूं, ये सेवा निश्चित रूप से जैसा नाम है उसी प्रकार का संकल्प सिखाती है। और आप सब लोगों ने ये जो सफलता मिली है इसके लिए कठिन परिश्रम किया है और उसी का ये प्रतिफल है कि, और साथ में इसमें संकल्प के उत्कृष्ट मार्गदर्शन का भी कहीं न कहीं योगदान है। और बड़ा अच्छा लग रहा था कि संतोष जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रकार का प्रतिभावान छात्र छात्राएं दिखाई दे उसके लिए संकल्प हमेशा तैयार है। बहुत बड़ी बात है आज के युग में इस प्रकार से काम करना।
और इस सेवा में चयनित होना निसंदेह ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन ये यात्रा अब यहीं समाप्त नहीं होती। जैसा मैंने कहा, आप सबकी एक नई यात्रा की शुरुआत है और एक ऐसी यात्रा जो हमारे देश के भविष्य को गढ़ने में सिद्ध होगी। आप सब लोगों ने बहुत सारे आयामों पर काम करना है। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर काम करना है और नवाचार करके लगातार देश के लिए नई नई उपलब्धियों को हासिल करना है। और संकल्प जहां एक और हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के माध्यम से जो नई पीढ़ी है उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहीं राष्ट्रवाद की प्रेरणा को जागृत करने का काम भी निरंतरता से कर रहा है। और यह संस्थान केवल शैक्षिक केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां पर राष्ट्र निर्माण की भी नींव रखी जाती है। अपने आप में एक अलग प्रकार का संस्थान। यहां विद्यार्थियों को न केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए ही तैयार नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रवाद के जो मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों से भी अवगत कराने का काम हमारा ये संस्थान करता है। और संकल्प में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के छात्रों को समान रूप से, अभी संतोष जी ने बताया किस प्रकार से निःशुल्क रूप से उनका मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। यह निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायक है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योग्यता तत्व दुर्लभ। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र न बनता हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि नहीं बनती हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई न कोई योग्यता न हो। जो दुर्लभ है तो एक योजक होना दुर्लभ है, यानी कि अच्छा योजन करने वाला। और ऐसे ही कि योजक के रूप में मैं कह सकता हूं कि हमारा ये संकल्प काम कर रहा है। साथियों, आप सभी ने आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपनी जो योग्यता है उसको तो प्रमाणित कर ही दिया है। अब आपको समाज के उत्तरदायित्वों को निभाकर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना में भी अपना योगदान देना है। हमारे देश में सिविल सेवाओं का महत्व केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां निरंतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चलती है। आपके निर्णय, आपकी नीतियां और आपके कार्य अब समाज को सीधे सीधे प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है उनको आत्मसात करें, उनको प्रेरित करने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।